अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। बहुत अरसे के बाद, मुद्दतों के बाद मैं लैपटॉप के ज़रिए ये रिकॉर्डिंग करने लगा हूँ और लैपटॉप पे रिकॉर्डिंग थोड़ी-सी मुश्किल होती है। इसके डायनामिक्स थोड़े-से मुश्किल होते हैं। लेकिन यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने का मुझे इस वक़्त फ़ायदा ये है कि मैं आपको लाइव जो अमेरिका के इस वक़्त के इलेक्शन हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के चूँकि पोल्स बंद हो चुके हैं। काउंटिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू है और बहुत सी स्टेट्स जो हैं जिसको कॉल जो है द स्टेट्स हैव बीन कॉल्ड, जो इलेक्टोरल कॉलेज है, वो रिज़ल्ट्स हमारे सामने आने लग गए हैं। क्योंकि अभी पिक्चर बहुत बाकी है। अमेरिका में मुख्तलिफ स्टेट्स मुख्तलिफ लॉज, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स के जरिए वोट की काउंटिंग करती हैं और रिजल्ट्स तो कहीं दोपहर को जाके आपको बुध के दिन अमेरिका के हिसाब से दोपहर को जाके रिजल्ट्स आपके सामने वाज़े होंगे। लेकिन एक बहुत अजीब चीज़ हो रही है कि इब्तदाई रिजल्ट्स ही चूँकि स्विंग स्टेट्स में जो 7 स्विंग स्टेट्स थी, जो मैं अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊँगा अभी, उसमें से तकरीबन 5 स्विंग स्टेट्स जो हैं, वो डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो ऑलमोस्ट 4 तो वो ले ही चुके हैं, तकरीबन नहीं 3 तो बिल्कुल हतमी तौर पे वो ले चुके हैं और बाकी 4 जो स्विंग स्टेट्स हैं, उसमें भी डोनाल्ड ट्रम्प लीड कर रहे हैं। और इलेक्टोरल कॉलेज का जिसमें 270 वोट चाहिए, 538 टोटल होते हैं, 538, और उसमें से 270 जो जीतेगा, वो प्रेसिडेंट बन जाएगा इलेक्टोरल कॉलेज में। तो उसमें से अब तक डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो खासी सबकत ले चुके हैं कमला देवी या कामला हारिस साहिबा के ऊपर। इसकी डिटेल्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यही वजह है कि मैं लैपटॉप पे इसको कर रहा हूँ। लेकिन फिर अंग्रेजी का मुहावरा कि चैरिटी बिगिन्स एट होम, पहले मैं कुछ खबर थोड़ी-सी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ले लूँ, जहाँ आपको पता है कि मैं वाहिद उन नॉन बिलीवर्स में से था, जिसने पहले दिन से ही कहना शुरू कर दिया। अभी जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने हलफ उठाया नहीं था, तो मैंने कहना शुरू कर दिया था कि जस्टिस याहिया आफरीदी जो हैं, वो एक फॉस्टियन बार्गेन करके आए हैं। फॉस्टियन बार्गेन वो होती है जब आप अपनी रूह का सौदा करते हैं मटेरियल गुड्स के लिए। उसके बाद बहुत से लोग जो हैं वो बड़ी एहतियात से इस मामले को डील करते रहे। वो यही कहते रहे कि अभी देखना पड़ेगा कि जस्टिस आफरीदी जो हैं, वो क्या करते हैं। उनको बहुत तवक्कुआत थी कि जस्टिस आफरीदी जो हैं वो चीफ जस्टिस बन चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और वो कम से कम और कुछ नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लाज रखेंगे, इंसाफ के लिए, आइन के लिए कुछ ना कुछ वो करके दिखाएँगे। लेकिन मुझे खुशी भी है, अफ़सोस भी है कि जस्टिस याहिया आफरीदी ने जो ऑप्टिक्स खेले, फॉर इंस्टेंस उन्होंने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेज़ ऐसी की, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर जो हैं, उनके नाम सीनियरिटी की लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करवा दिए। फिर जो जुडिशियल कमेटी बनती है अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसमें से मुनीब अख्तर साहब को पहले निकाल दिया था काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, और जस्टिस याहिया आफरीदी ने मुनीब अख्तर को उसमें वापस डाला, जिससे खासी एक पॉजिटिव एटमॉस्फेरिक्स हुए। लेकिन आपको याद होगा कि मैंने दोनों दफ़ा यही मैंने खबरदार किया था, खबरदार इज़ परहैप्स नॉट द राइट वर्ड। मैंने कहा था कि ये ऑप्टिक्स हैं, जो छोटे-छोटे ऑप्टिक्स हैं, और जस्टिस याहिया आफरीदी का जो असल इम्तिहान है, वो इम्तिहान उनका है कि जब उन्होंने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग कॉल की 5 नवंबर को, वहाँ वो क्या करते हैं? क्या उस जुडिशल कमीशन की मीटिंग में, जेसीपी की मीटिंग में, जिसमें बहुत ज़्यादा वुकला और बहुत से पाकिस्तान के टेलीविज़न के लोग, बहुत से हमारे व्लॉगर भाई जो हैं, दोस्त हैं, वो ये सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, बहुत तवक्कुआत थी लोगों को कि वहाँ पर एक फुल कोर्ट का सेशन बुलाने की बात हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, जिसके हवाले से अब तक 6 जो हैं पिटीशंस आ चुकी हैं उसको चैलेंज करते हुए, जिसमें जो आखिरी पिटीशन आई वो जमात इस्लामी की आई। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की पिटीशन आई, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की पिटीशन आई, बलूचिस्तान बार काउंसिल की भी आई, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की भी पिटीशन आई, और मेरे ख्याल एक आध और ऑर्गेनाइजेशन की पिटीशन आ चुकी थी, और ये सब लोग ये मुतालबा कर रहे थे कि 26वीं आईनी तरमीम को एनालिसिस या एग्जामिन करने के लिए फुल कोर्ट जो है उसको बैठना चाहिए। फिर आपने खबर सुनी हसनात मलिक साहब को कोट करते हुए, मतीउल्लाह जान साहब ने पहले ही खबर दी, मतीउल्लाह जान साहब को कोट करते सदीक जान साहब ने खबर दी, फिर इमरान रियाज साहब ने खबर दी, और अब मैंने थोड़ी देर पहले देखा कि डॉन अखबार में, 1 घंटा पहले मैं देख रहा था कि डॉन अखबार में हसनात मलिक साहब की स्टोरी जो है वो छपी भी हुई थी। और अब यकीन माने कि इस वक़्त जब मैं लैपटॉप पे बैठ के उसको ढूँढ रहा हूँ, तो वो ना तो उनके पेज के ऊपर है, हसनात मलिक साहब की स्टोरी, और ना ही डॉन की लेटेस्ट में आपको मिल रही है। ये एक अजीब, यानी बेचारा कह लें कि एक एक ट्रेजेडी है डॉन के साथ। डॉन कोशिश वैसे ज़रूर करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ट्रिब्यून ने तो बिल्कुल सरेंडर कर दिया है, ये बिल्कुल वो जो अंग्रेज़ी का अखबार है पेनिट्रेट हो चुका है, और वहाँ पे भाई लोग अपनी मर्ज़ी की खबरें जो है वो लगवाते हैं, लगता है कि वो लिखी भी आती हैं उसी तरह से। मुझे शक ये है, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि स्टोरीज़ का टोन एंड टैनर ऐसा होता है कि उसको वहीं पे पब्लिश कर दिया जाता है। डॉन में ऐसा नहीं हो रहा, मैंने डॉन में कोई ऐसी स्टोरी नहीं देखी, अभी तक कम से कम मैंने नहीं देखी, जिसको देख के, पढ़ के, फ़ील होके मुझे एज़ अ जर्नलिस्ट ये लगे कि ये स्टोरी डॉन के अपने कॉरेस्पोंडेंट के डेस्क ने नहीं लिखी है। अंडर प्रेशर वो ज़रूर नज़र आते हैं। लेकिन एक मैंने फिनोमेना बड़ा इंटरेस्टिंग देखा कि जो भी कोई हक और सच्चाई की स्टोरी आ जाती है डॉन में, कोई कॉरेस्पोंडेंट लिखता है, वो घंटे के अंदर डिसअपीयर हो जाती है। वो होती तो है डॉन की साइट में, लेकिन उसको वो ऐसे उसको
प्लेसमेंट उसकी चेंज कर देते हैं, यानी होम पेज पे नज़र नहीं आती है आपको डॉन के, लेटेस्ट में मिल जाती है, कुछ देर के बाद आपको लेटेस्ट में भी नहीं मिलती, और चीज़ें आ जाती हैं, उसको गुम कर देती हैं। ये बड़ा आसान होता है, अगर आप लोग वर्डप्रेस की डैशबोर्ड से वाकिफ़ हों, आप में से जितने लोग आईटी के हैं, आपको पता है किसी भी स्टोरी की विज़िबिलिटी को उसको डिसअपीयर कर सकते हैं, उसकी विज़िबिलिटी आप खत्म कर सकते हैं, वो वेबसाइट के ऊपर मौजूद भी होगी, या उसकी विज़िबिलिटी उन पेजेस पे नहीं रहती है जहाँ ज़्यादा विज़िबिलिटी होती है, हो सकता है आप उसको सर्च करें एग्ज़ैक्ट वर्ड्स के साथ, तो आपको वो गूगल से मिल जाए, लेकिन आपको पेज के ऊपर नहीं मिलती, और जब आपको पेज के ऊपर नहीं मिलती तो लोग उसको नहीं देख सकते। तो हसनात मलिक साहब की स्टोरी जो है, वो मनो-अन उसी हकीकत को डिस्क्राइब करती है, जिसका ज़िक्र मतीउल्लाह चांद, जिसका ज़िक्र सदीक जान, जिसका ज़िक्र इमरान रियाज़ और उनके बाद मैं कर चुका हूँ पहले। और वो ये है कि जब मंसूर अली शाह वापस आए सऊदी अरब से उम्रा करके, तो उन्होंने जुम्मे के दिन में उन्होंने एक लेटर लिखा फौरी तौर पर मंसूर अली शाह से, उन्होंने कहा जस्टिस याहिया आफरीदी को, दोनों ने इकट्ठे होके उन्होंने, मुनीब अख्तर ने, और चूँकि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का सेक्शन 2/1 था, उसके तहत उन्होंने कहा कि हमें फौरी तौर पर जुडिशियल कमेटी जो है 3 मेंबर एपेक्स कमेटी जो कि बेंचेस बनाती है, हमें उसकी मीटिंग करनी चाहिए, बिकॉज़ हम समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो पिटिशंस आ चुकी हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू है, और इस पे एक फुल कोर्ट की मीटिंग होनी चाहिए। जब वो फुल कोर्ट की मीटिंग के लिए जस्टिस याहिया आफरीदी का कोई जवाब इनको नहीं मिल सका, तो फिर इन्होंने खुद ही एज़ पर सेक्शन 2/2 या 2/1 जो है, उन्होंने उसकी एज़ पर दी, जो क्योंकि कानून ये इजाज़त देता था कि अगर तीसरा बंदा अवेलेबल ना हो, तो ये कमेटी खुद से मिल सकती है। तो ये दोनों जज साहिबान जो हैं, वो जस्टिस मुनीब अख्तर के कमरे में मिले। ये सब कुछ डॉन की स्टोरी में छप चुका है। तो वहाँ पे मिले, हसनात मलिक साहब की स्टोरी माय अंडरस्टैंडिंग है। तो वहाँ पे मिले, और मिलने के बाद इन्होंने ये फैसला किया कि 4 नवंबर को फुल कोर्ट की मीटिंग होनी चाहिए, और फुल कोर्ट की जब मीटिंग हो, और उसकी उन्होंने शो कॉज़, उसके जो नोटिसेस होते हैं कॉज़ लिस्ट के लिए, वो रजिस्ट्रार के ऑफिस को उन्होंने कह दिया। लेकिन रजिस्ट्रार ज़ाहिर है कि भाई लोगों के कंट्रोल में था, जिस तरह से मैं समझता हूँ कि जस्टिस याहिया आफरीदी भी बदकिस्मती से भाई लोगों के कंट्रोल में। तो वो 4 नवंबर तो खैर गुज़र गई, अब तो 5 नवंबर भी गुज़र चुकी है। तो कुछ नहीं हुआ उसका। फिर उसके बाद इन दोनों जज साहिबान ने, मंसूर अली शाह साहब ने और मुनीब अख्तर ने, एक प्रोटेस्ट का इज़हार अफ़सोस का खत भी लिखा, जो ऑन रिकॉर्ड है, और जो डॉन की स्टोरी गुम हो गई है हसनात साहब की, उसके अंदर वो प्रोड्यूस हुआ हुआ है। सिर्फ़ उसमें मुनीब अख्तर के और मंसूर अली शाह साहब के सिग्नेचर जो हैं, वो छुपा दिए गए हैं, और बस पूरी की पूरी एग्ज़ैक्ट उसकी डिटो कॉपी जो है, वहाँ पे मौजूद है। और आप समझ सकते हैं कि चूँकि उसके अंदर ये लगा हुआ था, इसलिए जैसे ही वो स्टोरी छपी है, डॉन को जो है हुक्म आया कहीं से। मुझे तो किसी ने एक दफ़ा कहा था कि डॉन डॉन का जो इस्लामाबाद का ब्यूरो है, वहाँ ऊपर की बिल्डिंग जो है, उसके जो 5वाँ फ्लोर है, या जो भी छठा, 5वाँ, चौथा फ्लोर है, वहाँ पर एक अफ़सर बैठा भी रहता है देखने के लिए कि डॉन जो है वो क्या कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद मैंने ये सारी डिस्क्रिप्शन देने के बाद मैं कहूँगा कि डॉन वो नहीं कर रहा, जो इस स्टेज के ऊपर एक्सप्रेस ट्रिब्यून कर रहा है। बहरहाल, तो ये फैक्ट्स अब आपके सामने आ जाते हैं। अब आज के दिन में जो बहुत ज़्यादा लोगों को, हमारे दोस्तों को, बहुत ज़्यादा हमारे कोलीग्स जो हैं, उनको उम्मीद थी कि जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो मीटिंग है, उसमें शायद इसे कहते हैं फुल कोर्ट का मामला जो है, फुल कोर्ट का एक फैसला जो है, वो हो जाएगा 26वीं तरमीम के 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। अब आपने देखा कि ऐसा कुछ नहीं हो सका, और वहाँ पर मैंने जो पिछला व्लॉग किया था, तो मैंने उसमें कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट अब एक मकबरा है, ये बिल्डिंग नहीं रही है, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये मकबरा है। और ये जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इसके 13 मेंबरान में से एक तो आ ही नहीं रहा था उस दिन, तो ये 12 हैं, और 12 में से आप देखेंगे कि 10 जो हैं वो एक तरफ वोट डालेंगे, और 2 जो हैं वो एक तरफ रह जाएँगे, और जो 2 एक तरफ थे, उसमें एक उमर अयूब साहब हैं, और दूसरे सेनेटर शिबली फराज हैं, जो 2 पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। इन द एक्चुअल इवेंट मेरा ख़्याल है कि 7-8, 7-5 का यहाँ पे वोट डला, और 7 लोगों ने अक्सरियती फ़ैसला करके उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया 2 महीने के लिए, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है, उसको जस्टिस अमीनुद्दीन जो है हेड करते हैं। उसके अंदर उनके अलावा उसमें 3 उसमें 3 राइटली गाइडेड जज हैं, लेकिन 4 की मेजॉरिटी जो है, वो उन लोगों की है, जो काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब का ग्रुप था। और यूँ जो ख़्वाब या उम्मीद थी कि एक फुल कोर्ट की मीटिंग हो सकेगी 26th अमेंडमेंट में से, उसे ख़त्म कर दिया गया, बिकॉज़ अब 26th अमेंडमेंट के खिलाफ ये 6 की 6 जो पिटिशंस हैं, वो इस बेंच के पास चली जाएँगी, इस आईनी बेंच के पास चली जाएँगी, जिसको जस्टिस अमीनुद्दीन जो हैं हेड कर रहे हैं। उनके साथ जमाल बंदोखेल साहब भी हैं, उनके साथ जनाब नईम अफ़गान साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। अच्छा, अब ज़हन में ये रखिए कि नईम अफ़गान एंड जस्टिस अमीनुद्दीन, वो 2 जस्टिसेस हैं, जिन्होंने अपने इख्तिलाफ़ी नोट लिखा था 12 जुलाई 2024 का मेजॉरिटी डिसीजन, जिसमें 8 जजेस ने कहा था, जो पीटीआई की रिज़र्व सीट्स के हवाले से था, जो 41 एडिशनल सीट्स के हवाले से था। इसमें इन्होंने हुकूमत को ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना आपके ऊपर वाजिब ही नहीं है। ये पहली दफ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस किस्म की कोई चीज़ लिखी, जिसके ऊपर जो बाकी 8 जजेस थे, मेजॉरिटी जजेस थे, उन्होंने बहुत हैरानगी और परेशानी का इज़हार किया है। बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि जस्टिस याहिया आफरीदी की जो पोज़ीशन है,
और जो भी उनका उनका जो बार्गेन है वो बिल्कुल खुल के लोगों के सामने आ चुका है। और मैंने अपना पिछले व्लॉग के ऊपर आप में से बहुत से लोगों के कमेंट्स देखे, जिसमें आप लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब आपने पहले ही कह दिया था कि जस्टिस आफरीदी इसी तरह से एक्ट करेंगे। ये वो डॉट कनेक्टिंग है, सिंपल, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। जब मैंने जस्टिस आफरीदी के बहुत से फैसले देखे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर, मैंने देखा कि गुज़िश्ता 12-14 महीनों में उन्होंने जितने भी फैसले किए उनकी कोई भी लॉजिक ठीक नहीं थी, और हर दफ़ा उन्होंने फैसला वही किया जो भाई लोग या एस्टैब्लिशमेंट जो है उनको पसंद आए। उन्होंने जो भी फैसले किए एस्टैब्लिशमेंट को खुश करने के लिए कहीं पे भी किए, और कहीं पे भी उनके जो फैसले थे वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं थे। तो ये तो बात हो गई सुप्रीम कोर्ट की, अब मैं इसमें ज़्यादा तफ़सीलात में नहीं जाता। मैं थोड़ा-सा आपके साथ शेयरिंग करना चाहता हूँ। 2 मैं आपके साथ इस वक़्त शेयर कर लूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स के ये दोनों पेजेज़ हैं। ये एक स्टोरी है जिसका उन्वान है इलेक्शन लाइव अपडेट्स, वोटिंग रैप्स अप इन बैटल ग्राउंड स्टेट्स बट नन आर कॉल्ड येट। इसको यहाँ से हम रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि इसमें बिल्कुल हमें लेटेस्ट चीज़ें मिलें। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है लाइव प्रेसिडेंशियल फोरकास्ट, इसको भी हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि जो इसमें लेटेस्ट, अच्छा, ये जो 1-1 2-2 मिनट के बाद ये होता है, ये अपडेट हो रहा है। ये देखिए सबसे ऊपर पढ़ें, डोनाल्ड जे ट्रम्प हैज़ पुल्ड अहेड ऑफ कामला Harris in the electoral college tally, but no swing states have been called, and the race will hinge on the results. Voting has now wrapped up in all 7 swing states and most others. अच्छा, वोटिंग खत्म हो चुकी है। अच्छा, वैसे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने देखी वो ये है कि अमेरिका की 50 की 50 स्टेट्स में यहाँ पे कोई इलेक्शन कमीशन नहीं है। अमेरिका में इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल भी सेंट्रलाइज नहीं है। सो 50 की 50 स्टेट्स जो हैं उनके अपने इलेक्शन के कवानीन हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, कन्वेंशंस हैं, रवायात उनकी हैं, और हर जगह वोटिंग एक डिफरेंट तरीके से होती है, वोटिंग की काउंटिंग डिफरेंट तरीके से होती है। वोट रिकाउंट के तरीके, कहीं ऑटोमेटिकली अगर फ़र्क थोड़ा हो तो रिकाउंट ऑर्डर हो जाता है, कहीं वो तेज़ काउंट करते हैं, कहीं स्लो काउंट करते हैं, कहीं इलेक्ट्रॉनिक मदद लेते हैं, कहीं इसे कहते हैं मैनुअल बहुत ज़्यादा चेक करते हैं, कहीं एक दफ़ा वोट को चेक करते हैं, कहीं 2 दफ़ा चेक करते हैं। तो सबके डिफरेंट है। और जब मैं ये सारा देख रहा था तो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे ज़हन में आई जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता था कि किस तरह जो एक अमेरिका की तरह की जमहूरियत है, वहाँ पे प्लुरैलिटी पाई जाती है। हर स्टेट का अपना एक इंतज़ामी ढांचा है, वो खुद मुख्तार ढांचा है, उनकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। यहाँ पर पाकिस्तान की तरह की सेंट्रलाइज़ेशन नहीं पाई जाती। पाकिस्तान में जो सेंट्रलाइज़ेशन के तमाम तस्वुरात जिसको हम लोग हम में से बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं, बहुत अच्छा समझते रहे, उसकी वजह वो फ़ौजी ज़हन है, जो 1955 से पाकिस्तान के पूरे ढांचे के ऊपर हावी है। और वो ये है कि अगर आर्मी चीफ ने कहा है कि सुर्ख रंग का मफलर तमाम अफ़सर पहनेंगे, तो जो सियाचिन की फुंग में भी ठंड में बैठे हैं, वो भी सुर्ख रंग का पहनेंगे, या सुर्ख रंग का स्वेटर पहनेंगे, तो चलें सियाचिन वाले भी सुर्ख रंग का सुबह स्वेटर पहनेंगे, और जो कराची की गर्मी में होंगे साहिल समुंदर पे, वो भी सुर्ख रंग का स्वेटर पहन लेंगे। तो ये जो सेंट्रलाइज़ेशन है, ये फ़ौजी ज़हन को बड़ी अच्छी लगती है। वो यही वजह है कि जब आप ये फैसला करते हैं कि हमने इलेक्शन के नताइज बदलने हैं, तो रात के 11 बजे पूरे पाकिस्तान में आप बंदूकें लेके बेसिकली, डंडे तो आपके पास होते ही नहीं, तो बंदूकें लेके घुस जाते हैं रिटर्निंग अफसरान के दफ्तरों में। अमेरिका में इस किस्म की कोई चीज़ है भी मुमकिन नहीं, खैर ज़ाहिर है आप लोग कहेंगे अखलाकी तौर पे मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कहने की बात ये कर रहा हूँ कि ऑर्गेनाइज़ेशनल ढांचा भी कोई ऐसा एग्ज़िस्ट नहीं करता, जिसके ज़रिए आप पूरे ढांचे को कंट्रोल कर सकें। तो बहरहाल डिफरेंट स्टेट के जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, अ, मैं थोड़ा-सा यहाँ, अच्छा, अब ये थोड़ा-सा देख लें आप। ये आप देखिए कि इस वक़्त की जो प्रोजेक्टेड है, कामला हैरिस जो हैं वो प्रोजेक्टेड हैं कि वो 270 के जो इलेक्टोरल कॉलेजेस में उसमें से 179 वोट जो है वो पुल कर सकती हैं, जबकि ट्रम्प जो है वो 214 के ऊपर आपको खड़े नज़र आते हैं। इसी तरह से ये हाउस आप देख रहे हैं जिसको आप उर्फ़ आम में लोग कांग्रेस कहते हैं, और ये सेनेट है। यहाँ पर भी डेमोक्रेटिक सिचुएशन पतली नज़र आ रही है। सेनेट में डेमोक्रेट्स जो हैं इस वक़्त तक 39 39 यानी सीट्स लेते नज़र आ रहे हैं, जबकि रिपब्लिकन जो है वो 48 सीट्स जीतते हुए आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसी तरह अगर 1 या 2 सीटें वो और ले लेंगे तो फिर वो सेनेट के अंदर मेजॉरिटी हासिल कर लेंगे, जो कि गुज़िश्ता 3 बरस से डेमोक्रेट्स जो है वो सेनेट को डोमिनेट करें। अच्छा, हाउस में भी सिचुएशन खासी खराब नज़र आ रही है इस वक़्त डेमोक्रेट्स की। 103 पे आप देख रहे हैं खड़े हैं, और यहाँ पर ये 158 के ऊपर खड़े हैं, और 218 सीटें जो हैं वो इस वक़्त अंडर कंटेस्ट हैं। अब ये चांसेस ऑफ विनिंग में आप देख सकते हैं। ये देखें लाइकली ट्रम्प, ये नीडल कहाँ पे जा रही है, और ये हैरिस को देख लें और ट्रम्प को देख लें कि ट्रम्प इज़ बीइंग प्रोजेक्टेड फ्रॉम दिस इलेक्टोरल कॉलेज कि वो 301 ले लेंगे, जबकि उनको 270 चाहिए। और मैं अब थोड़ा-सा आपको, अच्छा, अब मैं ये दूसरी चीज़ के ऊपर आ जाऊँ, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाती है। ये लाइव प्रेसिडेंशियल फोरकास्ट में आप एक चीज़ को देखें तो मामला आपका बिल्कुल ही साफ हो जाएगा। व्हिच स्टेट्स विल डिसाइड द इलेक्शन? ये वो इस वक़्त 7 1 2 3 4 5 6 7 जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, एरिज़ोना, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, नेवाडा। ये जो 7 स्टेट्स हैं, ये इस वक़्त डिटरमाइन करेंगी इलेक्शन के रिजल्ट को। ये पढ़ लें, हम पढ़ पढ़ के भी देख लेते हैं। These 7 states which account for 93 electoral college votes are likely to decide the winner of the elections.
Harris needs 44 of these battleground electoral votes to win the election, assuming both candidates win all of the states where polls show them with significant leads. Trump needs 51. लेकिन यहाँ देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ है। यहाँ में प्रॉब्लम क्या है कि जॉर्जिया जिसकी 16 इलेक्टोरल कॉलेज सीट्स हैं, वहां 95% रिजल्ट्स आ चुके हैं और रिपब्लिकन उसको जीत रहे हैं। नॉर्थ कैरोलिना जिसकी 16 इलेक्टोरल कॉलेज सीट्स हैं, वहां 95% रिजल्ट्स आ चुके हैं, रिपब्लिकन जीत रहे हैं। एरिजोना में 79% रिजल्ट आ चुके हैं, रिपब्लिकन जीत रहे हैं। विस्कॉन्सिन जो है उसमें 10 इलेक्टोरल कॉलेज सीट्स हैं, 69% अभी तक हो चुकी है, उसकी कैलकुलेशन हो चुकी है, रिपब्लिकन जीत रहे हैं। पेंसिल्वेनिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट, 19 इलेक्टोरल कॉलेज सीट्स हैं, कल रात तक यहाँ मुकाबला था, 67% आ चुके हैं। इसी तरह मिशिगन देखिए, अभी आपके सामने सामने इसमें तब्दीली हुई है। मिशिगन में 15 इलेक्टोरल कॉलेज हैं, वहां भी 67% रिपब्लिकन जीत रहे हैं। सिर्फ एक में उन्होंने डेफिनेटिव रेड नहीं लिखा क्योंकि अभी 64% है। जैसे ये 65-67% होगा, ये इसको भी रेड कर देंगे। नेवाडा के 6। इसका क्या मतलब है? आपके साथ सामने 7 जो स्विंग स्टेट्स हैं या क्रूशल स्टेट्स हैं, उसमें से 6 तो क्लियरली रिपब्लिकन या डोनाल्ड ट्रंप की टीम जीत रही है। नेवाडा भी इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो जीत जाएंगे बिकॉज 64% के ऊपर खड़े हैं। तो यहाँ पे मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ और मैं बात को कंक्लूड करता हूँ। ये मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको देना चाहता था। ये सूरत हाल किसी भी सूरत में अभी हतमी नहीं है, कंप्लीट नहीं है। लेकिन जिस तरह से मैंने तो खैर एक बिल्कुल एक अपना एक हम्बल एनालिसिस दिया था। जो रीजंस आपने देखे पिछले वीलॉग में, मैंने कहा था कि अमेरिका अभी भी एक औरत प्रेसिडेंट के लिए तैयार नहीं है। 2-3 मैंने आपको रीजंस दिए थे। पहले तो ये कि अमेरिका अभी औरत प्रेसिडेंट के लिए तैयार नहीं है। अभी तक कोई औरत अमेरिका की प्रेसिडेंट नहीं बन सकी। और मर्दों में भी, और जो बहुत ज्यादा औरतों की तादाद भी ऐसी जो है, जो कंजर्वेटिव औरतें हैं, उनके अंदर जो खास करके उम्र में ज्यादा है, 40 बरस 45 बरस से ज्यादा की जो औरत है, वो अभी भी औरत को लीडर की हैसियत से नहीं देखती, वो आदमी ही को लीडर की हैसियत से देखती है। ये एक कमाला हैरिस के रास्ते में एक बहुत बड़ी मेंटल ब्लॉक है। हालांकि मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि कमाला हैरिस जो है वो ट्रंप से कहीं ज्यादा कैपेबल है। उसका बैकग्राउंड देखें, उसके माँ बाप देखें, एजुकेशन देखें, फादर उसके इकोनॉमिस्ट, स्टैनफोर्ड के अंदर बहुत ही अवार्डेड, डिस्टिंग्विश्ड, तो बहुत कैपेबल है। लेकिन लोग जो है कॉमन वोटर उस तरह से नहीं देखता। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि वाइस प्रेसिडेंट को अमेरिका की जो साइकोलॉजी है, नंबर 2 को भी अहमियत नहीं दी जाती। अमेरिका में सीईओ मैटर करता है, चेयरमैन मैटर करता है, प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी मैटर करता है। अमेरिका में जो नंबर 2 होता है उसको समझते हैं कि ये बिल्कुल एक 2 नंबर किस्म की शख्सियत है। तो ये भी एलिमेंट है कि जब आप एक दफा वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो गुज़िश्ता 200 बरस की हिस्ट्री में सिर्फ जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश ऐसे थे 1988 के अंदर, जिन्होंने रिपब्लिकन टिकट के ऊपर इलेक्शन जीता था, जो वाइस प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रेगन के। लेकिन उसकी वजह ये थी कि रोनाल्ड रेगन की प्रेसिडेंसी बहुत कामयाब थी और 1988 में जिस माहौल के अंदर इलेक्शन हुए, उस वक्त अमेरिका दुनिया के ऊपर छाया हुआ था। और रोनाल्ड रेगन की जो प्रेसिडेंसी थी उसमें ऐसा लग रहा था लोगों को कि रोनाल्ड रेगन ने दुनिया के पावर डायनामिक्स बदल दिए हैं। सोवियत यूनियन को उन्होंने बिल्कुल पसपाई पे मजबूर कर दिया और सोवियत यूनियन के कदम जो लड़खड़ा रहे थे, उससे अमरीकियों के अपने अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, जो उनकी ईगो बूस्टिंग थी कि भाई हम कामयाब हैं, हमारा मुल्क जो है वो एक सही डायरेक्शन में जा रहा है, वो उस वक्त बहुत ज्यादा फीलिंग थी। और इकोनॉमी भी ठीक परफॉर्म कर रही थी। आज भी मैं किसी को मिला, मैं एक जगह गया हुआ था, मैं बैठा हुआ था, आज सारा दिन अमेरिका में काम होता रहा, इलेक्शन भी हो रहे थे, पता भी नहीं चल रहा था कहीं पे कि कोई लाइन नहीं लगी हुई थी, कुछ नहीं था। तो मैं कहीं बैठा हुआ था, तो वहां पर मैं लोगों से पूछ रहा था, तो मुझे जो अच्छी उम्र की खातून थी वो मुझे बताने लगी कि रोनाल्ड रेगन से बेहतर जमाना अमेरिका में कभी आया नहीं है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि वो एक फीलिंग थी जिसमें हर्बर्ट वॉकर बुश जो है वो जीत गए। अदरवाइज पिछले 200 बरस में कोई भी वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कामयाब नहीं हुआ। तीसरा फैक्टर ये है कि 72% से 74%, अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम एंड सियाना कॉलेज पोल, ये शो करता है कि 72 टू 74% लोग जो हैं वो अमेरिका के अंदर ये समझते हैं कि अमेरिका की जो डायरेक्शन है गुज़िश्ता 4 बरसों में वो ठीक नहीं है, एंड द कंट्री और द मुल्क जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, इसको ठीक करने की जरूरत है। तो जाहिर है कि लोग अपने प्रेजेंट सिस्टम से और इनकम्बेंट से खुश नहीं है। और वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो फेलियर है उसका वजन भी कमाला हैरिस ने उठाया हुआ है। इन तमाम चीजों के बावजूद लग रहा है कि ट्रंप ये इलेक्शन जीत रहे हैं और हमारा तो ख्याल था कि कल सुबह कहीं जाके पता चलेगा। यहाँ तो खतरा ये है कि इस वक्त यहाँ पे अमेरिका में जो मैं बोल रहा हूँ 11:15 है रात के, मुझे तो लग रहा है कि अगले 3-4 घंटों के अंदर ये सूरत हाल बहुत ही क्लियर हो जाएगी। आप भी इसको देखते रहिए। पाकिस्तान में इस वक्त सुबह है, तो जैसे ही पोजीशन और कोई मजीद क्लियर होगी, 100% ये नहीं है, यू कैन नेवर नो, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं दरमियान में, उनके रिजल्ट्स अभी हमारे सामने आने हैं। कैलिफोर्निया ज़ाहिर है उसको डेमोक्रेट जीतेंगे, न्यूयॉर्क को डेमोक्रेट जीतेंगे, अलबत्ता टेक्सास एंड फ्लोरिडा दोनों जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ने जीत लिए हैं। तो जैसे पिक्चर और क्लियर होगी, आप भी इसको देखेंगे, मैं भी इसके ऊपर अपना तबसरा करूंगा। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।